हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम अपनी क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोज हैं। बहुत ही प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। So question number 76 is Microzeldal method is used for analysis of protein। ये इसका assertion है और इसका रीजन दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मेजर्ड टू कैलकुलेट प्रोटीन कंटेंट। तो ये हमको पता है कि हम प्रोटीन का कंटेंट को एनालिसिस करने के लिए माइक्रोजेल्डाल मेथड को हम यूज करते हैं। ये आपका करेक्ट है। माइक्रोजेल्डाल हम किस लिए यूज करते हैं? प्रोटीन कंटेंट को हम चेक करने के लिए करते हैं। बट इसमें क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन कंटेंट हमें पता चलता है। माइक्रोजेल्डाल मेथड को हम यूज करके हम नाइट्रोजन कंटेंट किसी भी फूड का हम डिटरमाइन करते हैं। देन हम उसमें 6.25 ये फैक्टर है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोटीन कंटेंट पता चलता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मेजर्ड टू कैलकुलेट प्रोटीन कंटेंट। तो सल्फर आपका रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या होता है आपका? अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। ये बेसिक स्ट्रक्चर में होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइक आपके मेथियोनिन, सिस्टीन, उसमें आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। बाकी सब में सल्फर नहीं होता है। तो हम नाइट्रोजन कंटेंट के थ्रू हम माइक्रोजेल्डाल मेथड को परफॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट हमें पता चलता है, देन हम उसमें 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोटीन कंटेंट पता चलता है। तो इसका क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, तो C इज करेक्ट। क्लियर? यहाँ पे आपको आंसर भी मेंशन है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, देन आप आंसर देखिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ कोट्स वाले क्वेश्चन है। फीडबैक कवर्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन कम्युनिकेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फीडबैक सबसे लास्ट में होता है। सेंडर ने कोई मैसेज दिया, वो कोडिंग होके ऑडियंस के पास जाता है, ऑडियंस उसको डिकोडिंग करके उसको समझता है, देन फीडबैक मिलता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो फीडबैक कौन देगा? ऑडियंस फीडबैक देगा उस चीज का। तो फीडबैक क्या करता है? फैसिलिटेट्स एक्शंस, इम्प्रूव्स लर्निंग, रिमूव्स बैरियर्स एंड इन्फॉर्म ऑडियंस। तो फीडबैक तो ऑडियंस को इन्फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस फीडबैक दे रही है। तो डी नहीं होगा, A B C करेक्ट। A B C किसमें है? A B नहीं, A B C ये, तो C इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हमारी 3 तरीके की एजुकेशन होती है। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल और थर्ड होती है नॉन फॉर्मल। 3 तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। 3 तरीके की एजुकेशन हमारे पास होती है। फॉर्मल जो आप स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल जो लाइफ टाइम आप अचीव करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है अपने पेरेंट्स से, नेबरहुड से, फ्रेंड्स से, किसी से भी मिल रही है, वो आपको क्या हो गई? इनफॉर्मल। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई, ये आपकी सेमी फॉर्मल टाइप से हो गई, कि जैसे आपकी अडल्ट एजुकेशन हो गई, डिस्टेंस एजुकेशन हो गई, इस तरीके से आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। तो यहाँ पे पूछा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी को बढ़ाना। देन टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, तो ये भी लाइफ लॉन्ग आपको दे सकती है। टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल, तो ये स्कूल एजुकेशन को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनको प्रिपेयर करना। जैसे अडल्ट एजुकेशन दे रहे हैं, उनको वोकेशनल एजुकेशन कुछ अलग से दे रहे हैं, जैसे गाँव वगैरह में एजुकेशन दी जाती है, स्कूल में नहीं दे रहे, स्कूल के बाहर दे रहे हैं उनको। तो ये आपकी हो गई नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये
आपकी फॉर्मल एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा को पूरक बनाना, उसको पूरक नहीं ये बना रही है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, ए बी डी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द डायमेंशन फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किसी कंट्री में मेजर करें तो किस डायमेंशन, किस बेसिस पे हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, लॉन्गेविटी कितनी लाइफ लॉन्ग है, हैप्पीनेस, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं, हैप्पीनेस ऐसा डेवलपमेंट का कोई मेजरमेंट एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। नॉलेज हम देख रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब उनका हम फिजिकल डेवलपमेंट एक तरीके से देख ले रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख ले रहे हैं, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, तो ये आपका होगा ACD, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मार्केटिंग, ये भी असर्शन रीजन हो गया। मार्केटिंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग पावर। तो मार्केटिंग आपको पता ही है, किसी भी हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग करते हैं। प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड पैरेटो चार्ट्स हेल्पिंग अचीविंग इट। तो ये चार्ट्स मार्केटिंग में एज सच हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। देन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइंस मेजॉरिटी ऑफ वैस्कुलर डिजीज। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपका क्या है, वैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, हार्ट के डिजीज, वैस्कुलर डिजीज से, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ लिपिड्स नैरोज द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये बोथ करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एथेरोस्क्लेरोसिस वैस्कुलर डिजीज है, हार्ट की डिजीज है, वेसल्स में हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन के कारण हो जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। तो दोनों आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड कैरीज स्पेशल चैलेंजेस एज द अडॉप्टिव पेरेंट्स नीड टू डील विद इंटीग्रेटिंग द चाइल्ड इनटू द फैमिली। देन इसका रीजन क्या दिया है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अडॉप्टेड चाइल्ड ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक होता है, तो ये तो आपका रॉन्ग ही हो गया। और रीजन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि क्या है, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड कैरीज स्पेशल चैलेंजेस एज द अडॉप्टिव पेरेंट्स नीड टू डील विद इंटीग्रेटिंग द चाइल्ड इनटू द फैमिली। अडॉप्टिंग अ चाइल्ड कैरीज स्पेशल, अब अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करें तो स्पेशल चैलेंजेस आते हैं कि भाई क्या होगा, एज द अडॉप्टिव पेरेंट्स नीड टू डील विद इंटीग्रेटिंग द चाइल्ड इनटू द, अब उसको पूरी फैमिली उसको एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो असर्शन तो आपका करेक्ट है कि क्या है, बच्चा दत्तक ग्रहण करने पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चों को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। अब उस बच्चे को, ठीक है, पेरेंट्स ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया, बट अब पूरी फैमिली उसको एक्सेप्ट करे सारे, और बाकी जितने आपके रिलेटिव्स हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये क्लियर है, बट कोई अडॉप्ट हो रहा है चाइल्ड तो वो ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक होगा, ये इट इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। कभी वो कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है, कभी कोई बच्चा अच्छा भी हो सकता है, तो ये रीजन रॉन्ग है। देन physical and psychological readiness of children to enter school affects the personality. ना फिजिकल और साइकोलॉजिकल
फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन टू एंटर स्कूल अफेक्ट्स द पर्सनालिटी। तो बच्चे का, अगर बच्चा फिजिकली और साइकोलॉजिकली रेडी है स्कूल में एंटर करने के लिए, तो उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट करेगी इससे। ठीक है, चिल्ड्रन हु आर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रेडी will make satisfactory adjustment and develop favorable attitude towards education। तो अगर उनका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, रेडी है, तो वो उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा उस चीज के लिए। तो आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। देन कपल्स नीड जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है, जेनेटिक डिफेक्ट्स लीड टू मल्टीपल बर्थ। अब जेनेटिक डिफेक्ट से मल्टीपल बर्थ का क्या रिलेशन है, मल्टीपल बर्थ तो हमको पता है एक्स और वाई है। अब अगर ये डबल हो गया कोई भी ना, मेल का क्या रहेगा, फीमेल का एक्स एक्स हो गया, मेल का एक्स वाई हो गया। अब इसमें से कोई भी एक डबल हो गया तो उसकी वजह से मल्टीपल बर्थ होते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से मल्टीपल बर्थ नहीं होगा। कपल नीड्स जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग, तो इनको ये ठीक है कि उनको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए। assertion करेक्ट है बट रीजन यहाँ पे रॉन्ग है। assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से मल्टीपल बर्थ नहीं हो रही है ये। जेनेटिक डिफेक्ट्स में आपके बहुत सारे डिजीजेस यहाँ पर आएंगे, कोई जेनेटिक डिजीज हो गई तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है। ओके, देन प्लीज हैज अ परमानेंटली पकर्ड सरफेस। तो ये आपको दिख रहा है, ये फैब्रिक क्या है, प्लीज फैब्रिक है। तो इसमें रिंकल्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, क्रिंकल टाइप से दिखेगा ये फैब्रिक। कास्टिक सोडा प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक श्रिंक्स द फैब्रिक। तो कास्टिक सोडा से क्या होता है, जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसमें श्रिंक्स आ जाते हैं। तो ये आपके बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। देन प्लाज्मा एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर द लेटेस्ट फिनिशिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमको पता ही है भाई ना। दे प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट, ये प्रोड्यूस करते हैं बट आर नॉट इको फ्रेंडली। ये रॉन्ग हो गया, ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया। ए इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। थोड़ा मैं स्पीड में चल रही हूँ ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक स्टिच इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टिचिंग स्ट्रेच फैब्रिक। इसका रीजन है लॉक स्टिच स्ट्रेचेस विद फैब्रिक स्ट्रेच। अब लॉक स्टिच क्या है, जो अब ऐसे समझिए कि जो हम लोग आपके घर में जो सुइंग मशीन होगी, जो सिलाई मशीन होगी, उसमें से जो स्टिच आती है उसको हम लॉक स्टिच बोलते हैं। तो क्या वो स्टिच फैब्रिक पर ही सिर्फ यूज होती है, नहीं ना। लॉक स्ट्रेचेड विद फैब्रिक स्ट्रेच, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो स्ट्रेच फैब्रिक पे यूज ही नहीं होती है। तो बोथ रॉन्ग। देन थ्रोपुट इज द एक्टिविटी आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, इसका रीजन दिया है ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब द अननोन थ्रोपुट। तो थ्रोपुट क्या हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी अंदर जो काम हो रहा है उससे जो आउटपुट निकलेगा उसे हम थ्रोपुट बोलेंगे। तो इसमें लिखा है कि आउटसाइड, तो क्या होगा इनसाइड, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम हो रहा है वो उसका थ्रोपुट होता है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इसमें दिया है ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब्स द अननोन थ्रोपुट। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या हो गया, ऐसे समझिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉक्स है, मतलब कैसे काम चल रहा है ये हमें नहीं पता है, बस हमने कुछ इनपुट दिया है और जो मेजर कर रहा है वो सिर्फ आउटपुट चेक कर लेगा। कि उसको अंदर से मतलब नहीं है कि काम कैसे चल रहा है, क्योंकि अंदर पूरा ब्लैक बॉक्स है, पूरा डार्क एक तरीके से है, अंदर क्या कोडिंग है, क्या सिक्योरिटी है, कुछ नहीं पता। ठीक है, मान लो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कैसे सिक्योरिटी फिक्स करी गई है, तो इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, बस हम आउटपुट देख रहे हैं कि हाँ भाई सबको सिक्योरिटी। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर गए कहीं पर, तो अंदर कैसे सिक्योरिटी फिक्स करी गई है हमें उससे मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आए, महाकुंभ में आए, वो घूमकर पूरा चले गए,
हमने देखा कि वो आए, इनपुट हो रहा है और वो सही सलामत बाहर निकल गया, आउटपुट हो गया। अब कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, कैसे पुलिस ने काम किया, कैसे डीएम ने काम किया, कैसे सीएम ने काम किया, हमें ये नहीं पता है। वो ब्लैक आउट है हमारे लिए, पूरा ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब द अननोन थ्रूपुट। तो ये क्या है, अननोन है ना हमारे लिए, कैसे आउटपुट निकल रहा है हमें नहीं पता, तो ये करेक्ट है। क्लियर, तो ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। अब यहीं पे आप समझ लीजिए, एक ब्लैक बॉक्स आप समझ गए, आपको अंदर का नहीं पता है। अब अगर यहीं पर आ जाए व्हाइट बॉक्स ना, अब अगर ये बोल दे व्हाइट बॉक्स तो इसका उल्टा हो जाएगा। हमें व्हाइट बॉक्स में सब कुछ पता है कि कैसे पूरा काम कर रहा है, अंदर सिक्योरिटी ने कैसे काम किया, कौन यहाँ संगम पे खड़ा है, कौन स्टेशन पे खड़ा है, कौन एयरपोर्ट पे खड़ा है, कौन कैसे पीएम जाएंगे, कितने टाइम पर कहाँ जाएंगे, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन है। तो वो व्हाइट बॉक्स हो गया। अब इन दोनों के बीच का एक हो गया ग्रे बॉक्स। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं पता, व्हाइट बॉक्स में सब कुछ पता है। अब इन दोनों के बीच की जो कंडीशन हो गई थोड़ा बहुत पता है, तो वो ग्रे बॉक्स हो गया। क्लियर, तो ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब द अननोन थ्रूपुट, व्हाइट बॉक्स डिस्क्राइब द नोन थ्रूपुट, और ग्रे बॉक्स इन दोनों के बीच का हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो बताएगा, ग्रे बॉक्स। क्लियर, then next question, physiological fatigue can occur in situations other than those in a relatively high workload period. Then क्या है, performing dislike task is the major cause for psychological fatigue. तो इसमें क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल फटीग कैन अकर इन सिचुएशंस। पहले आपको पता होना चाहिए फटीग क्या है। फटीग आपको पता है कि थकान होती है, दो तरीके की थकान होती है आपकी, एक होती है आपकी फिजिकल और एक होती है साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल फटीग, मतलब फिजिकल फटीग की बात कर रहा है। ठीक है, फटीग आपकी दो तरीके की हो गई, एक फिजिकल जो आपकी शारीरिक थकान हो गई, एक साइकोलॉजिकल जो आपकी मानसिक थकान हो गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिजियोलॉजिकल फटीग कैन अकर इन सिचुएशंस अदर देन दोज इन अ रिलेटिवली हाई वर्कलोड पीरियड। शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फटीग अन्य कंडीशंस में भी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। परफॉर्मिंग डिसलाइक टास्क इज द मेजर कॉज फॉर साइकोलॉजिकल फटीग। अब यहाँ पे हम दोनों फटीग की बात कर ली, फिजियोलॉजिक फटीग की भी बात कर ली और साइकोलॉजिकल फटीग की भी बात कर ली है। फिजियोलॉजिकल फटीग मतलब शारीरिक थकान, जब बहुत हैवी वर्क करोगे तो होगी, और कुछ अदर कंडीशंस में भी हो सकती है कि आपकी तबीयत नहीं सही है, आप बीमार हो, तो आपने थोड़ा सा भी वर्क परफॉर्म किया तब भी आपको फिजियोलॉजिकल फटीग हो सकती है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हो गया आपका फिजियोलॉजिकल फटीग, मतलब शरीर आपका थक रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल आप दिमाग में थक रहे हो, दिमाग से थक रहे हो, आपको कोई काम पसंद नहीं है, वो आपको दे दिया जाए, आप फिजिकली फिट हो, आपके पास एनर्जी भी है, बट आपको साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो, तो वो साइकोलॉजिकल फटीग होती है। तो क्या कह रहा है, नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है। तो अगर आपने यहाँ पे शारीरिक नहीं होगा, अच्छा फिजियोलॉजिकल फटीग, सॉरी दोनों में फिजियोलॉजिकल है, दोनों यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बोल रहा है, सॉरी मैंने साइकोलॉजिकल देख लिया। हाँ, तो ये भी फिजियोलॉजिकल है। नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका इसमें ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने लिखा है ना, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये चीज तो क्लियर है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, पर ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट बोल सकते हैं। अब इन्होंने क्यों दे दिया ना, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है, हम कोई डिसलाइक वर्क कर रहे हैं तो उससे भी हमें फिजियोलॉजिकल फटीग भी हो सकती है,
ज़्यादातर तो हमें साइकोलॉजिकली होती है, बट फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, बट कोई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि ठीक है। तो आपका ये आंसर सी इज करेक्ट, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज फिटिंग द टास्क टू द मैन। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? जब आपका मैन, मशीन, वर्क, पावर सब साथ में काम करते हैं कि भाई इंसान को कम से कम थकान हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, वो एर्गोनॉमिक्स हो गई आपकी। एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज फिटिंग द टास्क टू द मैन। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स को कार्यभार को व्यक्ति के उपयुक्त हो, कार्यभार जो है व्यक्ति के उपयुक्त हो, वो एर्गोनॉमिक्स हो गया। पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्क एनवायरमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ वर्क। तो स्ट्रेस तो वो बढ़ाएगा ना, अगर कोई पुअर रिलेशनशिप है वर्कर और वर्क एनवायरमेंट, तो उससे तो हमारी स्ट्रेस बढ़ेगी ना कि रिड्यूस होगी। तो ये तो रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। तो ए इज रॉन्ग करेक्ट और आर इज रॉन्ग, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजेज होगा, रिड्यूसेस नहीं होगा। अब आया समेटिव इवेल्युएशन ट्राइज टू मेजर एंड रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए इवेल्युएशन दो तरीके का हो गया, एक होता है समेटिव, एक होता है फॉर्मेटिव। समेटिव आप इंफॉर्मेशन करते हो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उसके एंड में जो हम लेंगे वो समेटिव होता है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप कर रहे हो, हर एक एक स्टेप पे आप अगर कोई इवेल्युएशन कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, हर एक एक स्टेप पे कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? फॉर्मेटिव। ठीक है, ये फॉर्मेटिव हो गया। तो समेटिव इवेल्युएशन ट्राइज टू मेजर एंड रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, करेक्ट, क्योंकि हमने बात करी अब ये एंड में हो रहा है, लास्ट में एकदम। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। दिस विल हेल्प टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू प्रोग्राम। तो ये हम डिसाइड कर लेंगे भाई, अब हमें इसको प्रोग्राम को आगे रन करवाना है। जब हमने एक पूरा प्रोग्राम कर लिया, अब इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमें आगे प्रोग्राम कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, तो ये डिसाइड कर लेगा। तो क्या हो गया आपका? ये करेक्ट हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये करेक्ट हो गया। क्लियर? तो इवेल्युएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव दो टाइप के होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रापर्सनल इंट्रा है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन intrapersonal communication is important for self-reflection. Self-reflection is important for communicating with others. तो यहाँ पे क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या हो गया? जब आप खुद से अपनी चीजों को डिस्कस कर रहे हो, खुद में बात कर रहे हो, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल दो लोग जब बात कर रहे हो। इंट्रापर्सनल जब आप अपने से खुद से बात करते हो, तो वो इंट्रापर्सनल, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन है, हमें अगर खुद के बारे में पता है तो वो इम्पॉर्टेंट है ना कि हम दूसरों से कैसे बातें करेंगे, हमें पहले अपने बारे में ही पता होना चाहिए। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, बट इससे इसका कोई ऐसा लिंक नहीं, इस बात का कोई ये रीजन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों बातें सही हैं, बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इसका ये कोई रीजन नहीं है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। देन पॉवर्टी is essential a social phenomenon and only secondary a material or physical phenomenon. तो पॉवर्टी क्या है? क्या दिया? निर्धनता, अनिवार्यता, सामाजिक परिदृश्य और केवल गौण रूप से भौतिक परिदृश्य है। तो पॉवर्टी क्या है? जो मेन रूप से एक सोशल फेनोमेनन है, एक सोशल क्राइटेरिया है ये एक। ठीक है, और मटेरियलिस्टिक ये उसके बाद है। एक देखा जाए तो पॉवर्टी जो हमारी गरीबी है वो एक समाज की, एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है।
ना कि एक फिजिकल प्रॉब्लम तो है ही वो पॉवर्टी, बट वो सेकेंडरी है, पूरी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है। देन पॉवर्टी इज द सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन वेयर बाय द रिसोर्सेज available to a society are used to satisfy the wants of the few while many do not have even their basic needs met। अब फिर से इसको समझते हैं। पॉवर्टी इज द सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन, ये हमने बात कर लिया, ये तो सही है, ठीक है, ये हमने बात किया, ये सही है आपका। वेयर बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ सोसाइटी आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द फ्यू, जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल है सोसाइटी में वो केवल कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं। वाइल मैनी डू नॉट हैव इवन देयर बेसिक नीड्स, और जो बाकी लोग हैं इवन उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होती है उन रिसोर्सेज से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये पॉवर्टी एक सोशल फिनोमिनन है, समाज की एक प्रॉब्लम है। हम देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक वो सेकेंडरी रूप से है, जो हमारे पास सोसाइटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका कुछ ही एक लोग यूज कर पाते हैं। देन अब यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं स्टेप वाइज। तो अरेंज द राइट सीक्वेंस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सीरियल्स ड्यूरिंग मॉइस्ट कुकिंग एंड कूलिंग। तो सीरियल्स कुकिंग की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके स्टेप्स दिए हुए, रेट्रोग्रेडेशन, सिनेरिसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, चेंज इन विस्कोसिटी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप इन सबको देखेंगे सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, सिनेरिसिस। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर पे सिनेरिसिस आएगा ना। तो बी आपका सबसे लास्ट में, इसी में वैसे ही आप कैच कर सकते हैं। और वैसे हम देख लेते हैं, जब आपने सीरियल्स को मिलाया वाटर में तो आपका क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ना। वाटर सी आपका आया, सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी आया। देन क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसकी विस्कोसिटी, जब आप उसको हीट करेंगे तो विस्कोसिटी चेंज होगी, वो गाढ़ा होगा। देन क्या होगा, जब आप उसको कूल करने के लिए रखेंगे फिर तो रेट्रोग्रेडेशन होगा, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, और लास्ट में सिनेरिसिस, उसमें से वाटर लीक आउट करेगा। तो ये आपका डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, give the sequential progression of symptoms from hepatitis to cirrhosis। तो हेपेटाइटिस से सिरोसिस होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले अगर आप इन सब में देखेंगे, इंक्रीज बिलिरुबिन, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस, नोजिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, इसोफेगल वेरिकोज, एडिमाइसाइट्स, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो अब आप इन सबको देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आपको सिम्टम्स आपको सबसे पहले नोजिया, वॉमिटिंग यही स्टार्ट होता है ना। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, सी में स्टार्ट हो रहा है। देन एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस, ठीक है, एब्डोमिनल मतलब पेट के आसपास के एरिया में टेंडरनेस होगा, जॉन्डिस होगा। फिर आपका क्या हो गया, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, फिर आपका पीला दिखने लग जाता है जब ये सब बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो फिर एफ हो गया आपका पोर्टल हाइपरटेंशन, फिर आपका हो गया इसोफेजियल वेरिकोस, और लास्ट में आपका होगा एडिमाइसाइट्स। ये सबसे लास्ट में होगा एडिमा, कि वाटर उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द राइट। अगर आपने या तो स्टार्टिंग का पॉइंट या तो लास्ट का पॉइंट पकड़ लिया तो भी हो जाएगा। अरेंज इन राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर यूज्ड इन सेलेक्टिंग अ फूड सर्विस एम्प्लॉय। अब फूड सर्विस एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना है तो क्या सीक्वेंस होगा, अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरनल सोर्स, डिटरमाइनिंग नीड्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेज, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, ओरिएंटेशन। अब आप या तो इसका फर्स्ट पॉइंट कैच कर लीजिए या तो लास्ट पॉइंट कैच कर लीजिए। तो इन सब में आप सबसे लास्ट में क्या करते हो, अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरनल, ये डिटरमाइन नीड, ये सब। तो सबसे लास्ट में ओरिएंटेशन, किसी को भी आपने अपॉइंट किया, सब चीज़ आपको लास्ट में आप उसको सब चीज़ दिखाओगे ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा कि वो सब चीज़ों से वाकिफ होगा। हाँ, यहाँ पे ये है, हमारा किचन है, यहाँ पे स्टोरेज का है, यहाँ पे इन्वेंट्री है, ये है, तो सब चीज़ें डिसाइड होंगी। तो वैसे ही आप कैच कर सकते हो। जी आपका यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है। सबसे पहले आप नीड्स डिटरमाइन करोगे, फिर इंटरनल सोर्सेज देखोगे, फिर आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे। जब आपको नीड्स हुई, आपको इंटरनल सोर्सेज में कोई नहीं मिला, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया।
फिर आप क्या करोगे, उसका इंटरव्यू डिसाइड करोगे, लोगे, फिर उसकी इंटरव्यू लोगे, वहीं पे आप उसकी वेज डिसाइड कर लोगे, भाई तुम्हें कितनी पगार चाहिए, वो सब उससे डिसाइड हो जाएगा। फिर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दोगे और फिर बाद में उसका ओरिएंटेशन करवाओगे। क्लियर? अरेंज आपको करना है यहाँ पे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ये किसकी स्टेजेस है? फ्रॉइड की। ठीक है, फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, 5 स्टेजेस दी थी। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ये आपको लर्न होना चाहिए और सबका टाइम पीरियड लर्न होना चाहिए। तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ठीक है, तो 1, थर्ड आपका इसी में है, यहीं से आपने पकड़ लिया। फिर 5th, फिर आपका ये सेकंड क्या, एनल, ये 5th वाला हो गया, फिर 1st हो गया, तो ये आपका ये सी करेक्ट। अरेंज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का सीक्वेंस हमें लगाना है, हमें पता ही है ना कैसे होता है। प्रीनेटल ना, सबसे पहले आपका क्या होता है, अब इसमें क्या, एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी, टोडलरहुड। तो हमको पता है प्रीनेटल आएगा, नियोनेटल आएगा, इन्फेंसी, टोडलरहुड। अब यहाँ पे एंटीनेटल और प्रीनेटल दोनों दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स एक ही जैसे यूज होते हैं, एंटीनेटल और प्रीनेटल। किसी कंट्री में प्रीनेटल तो किसी में एंटीनेटल यूज होता है। यूके और यूएस की अलग अलग इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स यूज होते हैं। बट अब यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो हमें लगाना पड़ेगा सीक्वेंस में। ये तो अपना फिक्स है कि ये सबसे लास्ट में आएगा आपका ना टोडलर, उसके पहले आपका इन्फेंसी आ जाएगा और ये आपका 3rd। तो 3, 4, 5th नियोनेटल ना, तो 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th ये हमारा फिक्स है। अब हमारा बस 1st और 2nd में यहाँ पे और यहाँ पे बस कंफ्यूजन है। तो अब हम अगर इसमें देखेंगे हम, तो पहले आपका प्रीनेटल आएगा। ठीक है, प्रीनेटल मतलब जब से कंसीव होता है तब से वो पीरियड शुरू हो जाता है। एंटीनेटल जब से आपको हेल्थ केयर सर्विस मिलने लगती हैं, जब आप डॉक्टर के पास गए, फिर आपका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, आप चेकअप पर हो, तो उस पीरियड को हम एंटीनेटल पीरियड्स कहते हैं, कि जब से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो पहले आपका हो गया प्रीनेटल, फिर आपका हो गया एंटीनेटल। क्लियर? तो आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अब आपको लिसनिंग के ऑर्डर्स लगाने हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, रिसीविंग, इवेलुएटिंग, रिस्पॉन्डिंग। तो जब आप किसी चीज को सुन रहे हो तो सबसे पहले आप उसको रिसीव करोगे ना, तो इसी में आपका 1 नंबर इसी में 3rd में ही हो गया। फिर आप रिसीव किया, आपने उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, फिर उसको रिमेम्बर किया, फिर रिस्पॉन्स करोगे और लास्ट में इवेलुएट करोगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिसीव करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, रिमेम्बर करोगे, रिस्पॉन्स करोगे और सबसे लास्ट में आप इवेलुएट करोगे। क्लियर? गिव द सीक्वेंस ऑफ डेनिम वॉशिंग। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है डेनिम वॉशिंग का, इसके आपको सीक्वेंस लर्न कर लेने चाहिए बिल्कुल। डेनिम वॉशिंग, ब्लीचिंग, क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायर्ड इफेक्ट, डाइंग, टिंटिंग, डाइंग, सॉफ्टनिंग ना, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ये डिसाइजिंग और स्काउरिंग, देन हम क्या करेंगे, एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश, देन हम क्या करेंगे इसमें, क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायर्ड इफेक्ट। आपने स्टोन वॉश किया, एंजाइम वॉश किया, अब उसको एक एडजस्ट उसको एडजस्ट करेंगे, हमें कितना इफेक्ट चाहिए उतना तक हम उसको वॉश करेंगे। देन आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका हो गया ब्लीचिंग करेंगे हम, फिर आप उसको डाई कर दोगे, ब्लीच करने के बाद फिर हम डाई करेंगे, ब्लीच के बाद ही कलर करोगे ना, और लास्ट में आप उसको सॉफ्ट कर दोगे। ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो किस में आ रहा है, 5th, 6th, ये यहाँ पे आपका आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसको एकदम सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिए। डेनिम वॉशिंग का ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या किया, डिसाइजिंग, स्काउरिंग,
डिसाइजिंग मतलब उसको आपने बर्न करके बराबर कर दिया, स्मूथ कर दिया, स्काउरिंग कर दिया ना, एल्कली ट्रीटमेंट आपने कर दिया। देन आपने उसको एंजाइमेटिक वॉश दिया, स्टोन वॉश दिया, फिर एक एडजस्ट करोगे आपको कितना इफेक्ट चाहिए। देन आपने ब्लीच करोगे, ब्लीच के बाद ही आप डाई करोगे, तो यहाँ से भी आप कैच कर सकते हो, और लास्ट में आप सॉफ्टनिंग करोगे उसको। तो ये आपका आज का 4th पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सीरीज में क्वेश्चंस कुछ हेल्पफुल लग रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और आपको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने कमेंट्स भी मेरे को बताइए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो अगर उसको नॉइज आ रहा हो तो उसको इग्नोर करिएगा। थोड़ा सा वीडियो अभी मैं एडिटिंग वगैरह देख रही हूँ, तो थोड़ा सा नॉइज वगैरह को इग्नोर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।